बच्चों, आज मैं आपसे बात करूंगा कक्षा 11 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 8 व्यावसायिक वित्त के स्रोत के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंक और वित्तीय संस्थानों पर। आइए प्रारंभ करते हैं। वाणिज्यिक बैंक। बच्चों, व्यवसायी को अपना व्यवसाय चलाने के लिए वित्त के कई स्रोतों की आवश्यकता होती है। वह कई स्रोतों से धन एकत्र करता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वाणिज्यिक बैंकों की भी है। बैंक व्यवसायी को समय पर दीर्घ अवधि, मध्य अवधि व लघु अवधि के ऋण उपलब्ध कराता है। वह उसकी किसी वस्तु को जमानत पर रखता है। साथ ही साथ बैंक अधिविकर्ष की सुविधा भी उसे देते हैं, ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी प्रदान करते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। वाणिज्यिक बैंक, इसे बैंक शाख भी कहा जाता है। वाणिज्यिक बैंक, बैंक शाख। वाणिज्यिक बैंक विभिन्न उद्देश्यों एवं पृथक समय अवधि के लिए धन प्रदान करते हैं। विभिन्न कार्यों के लिए वह पृथक समय अवधि के लिए दीर्घ अवधि, लघु अवधि व अल्प अवधि के लिए यह धन उपलब्ध कराते हैं। बैंक हर प्रकार की फर्मों को तथा अनेकों ढंगों से ऋण देते हैं। हर प्रकार की फर्मों, चाहे छोटी हो फर्म चाहे बड़ी फर्म हो, सभी फर्मों को यह धन उपलब्ध कराते हैं। साथ ही साथ अनेक तरीकों से ये ऋण उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं, जैसे नकद, साख, अधिविकर्ष, ओवरड्राफ्ट, आवधिक ऋण, समय अंतराल के हिसाब से ऋण प्रदान करना, विपत्रों का क्रय भुनाना एवं साख पत्र जारी करके यह व्यावसायिक फर्मों को धन उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। बैंकों द्वारा जो ब्याज लिया जाता है वह कई तत्वों पर निर्भर करता है। इसके द्वारा दिए गए धन पर ब्याज प्राप्त किया जाता है, जो कि कई तत्वों पर निर्भर करता है, जैसे फर्म की विशेषताएं एवं अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर का स्तर, बाजार में ब्याज की दर क्या चल रही है, अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर क्या है, इस पर बैंकों द्वारा वसूले जाने वाले ब्याज की दर निर्भर करती है। ऋण को या तो इकट्ठा चुकाया जाता है या फिर किस्तों में। देखिए, बैंक ऋण वसूलने के लिए एक तो किस्तों का ऑप्शन देते हैं कि आप मासिक किस्तों में उस धन को चुका सकते हैं। मासिक किस्त, अर्धवार्षिक या वार्षिक किस्तों के अंदर धन को लौटा सकते हैं, या फिर धन को जो ऋण लिया गया है उसे इकट्ठा भी चुकाया जा सकता है। बैंक शाख कोषों का स्थायी स्रोत नहीं है। यद्यपि बैंकों ने दीर्घ अवधि के ऋण देने प्रारंभ कर दिए हैं, तथापि बैंक ऋणों को अल्प अवधि व मध्य अवधि के लिए ही प्रयोग किया जाता है। जो बैंकों से व्यवसायी ऋण लेते हैं वो ब्याज दर के कारण अल्प अवधि व मध्य अवधि के ही ज़्यादातर ऋण प्राप्त करने का प्रयास व्यवसायी करते हैं। आइए आगे देखते हैं। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण देने से पहले ऋण मांगने वाले को जमानत देनी होती है। देखिए बच्चों, व्यवसायी जब ऋण लेता है बैंक से तो उसे अपनी परिसंपत्ति को बैंक के पास जमानत के तौर पर रखना पड़ता है, गिरवी रखना पड़ता है। फिर संपत्ति पर ऋण भार डालना होता है और तब संपत्ति पर ऋण भार हो जाता है, उसका वह अन्य जगह से ऋण लेने में प्रयोग नहीं कर सकता है। गुण, इसके कुछ लाभ हैं। क्या क्या लाभ हैं? देखिए, बैंक आवश्यकता के समय व्यवसायी को धन उपलब्ध करा देते हैं। वह उसे ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी देते हैं, यानी उसे उसके चालू खाते पर उसे अगर अधिक धन निकालने की आवश्यकता है तो वह सुविधा भी वह उसे प्रदान करते हैं। इसके लाभ और देखते हैं। बैंक व्यवसाय को धन की आवश्यकता होने पर धन उपलब्ध कराकर सहायता करते हैं। आवश्यकता होने पर वे धन उपलब्ध कराकर व्यवसायी की सहायता करते हैं, व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। बैंकों द्वारा जानकारी को गुप्त रखा जाता है। देखिए, व्यवसाय से संबंधित जो जानकारी होती है वह बैंक गोपनीय रूप से रखता है, गुप्त रखता है, जिससे व्यवसाय की गोपनीयता बनी रहती है, व्यवसाय की गोपनीयता भंग नहीं होती है। यह एक सुगम प्रणाली है क्योंकि बैंकों से ऋण लेने के लिए विवरण पत्र व अभिगोपन आदि का निर्गमन नहीं करना पड़ता। यह बहुत ही आसान प्रणाली है क्योंकि इसके लिए किसी भी प्रकार का विवरण नहीं जारी करना पड़ता, अभिगोपन कार्य नहीं करना पड़ता। यह आसानी से अपनी परिसंपत्तियां गिरवी रखकर बैंक से पैसा लेने की
समान है। आगे देखते हैं, यह एक वित्त का लचीला स्रोत है। देखिए, बहुत लचीला स्रोत माना जाता है। आवश्यकता के अनुसार इसे घटाया जा सकता है, इसे बढ़ाया जा सकता है। हमारी जैसी आवश्यकता है उस अनुसार हम ऋण को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि इसे आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। यदि हमें व्यवसायी को लगता है ब्याज दर अधिक है तो वह ऋण को समय पूर्व भी चुका सकता है। धन की उपलब्धता होने पर वह ऋण को समय पूर्व चुकाकर ऋण से मुक्त भी हो सकता है। वित्त व्यवस्था ठीक है तो ऋण को समय से पूर्व लौटाया जा सकता है। अगर व्यवसाय की वित्त की व्यवस्था हो जाती है तो वह ऋण को समय पूर्व भी चुका सकता है। यह भी बैंकों द्वारा सुविधा प्रदान की जाती है। आइए इसकी कुछ सीमाएं हैं बच्चों, वो भी देखते हैं। सीमाएं, वाणिज्यिक बैंक से साख प्राप्त करने की कुछ सीमाएं भी है। कौन कौन सी सीमाएं हैं? इससे कोष छोटी अवधि के लिए ही उपलब्ध होते हैं। ज़्यादातर बैंक अल्प अवधि व मध्य अवधि के लिए ही ऋण उपलब्ध कराते हैं। इनकी अवधि को बढ़ाना या फिर इनका नवीनीकरण अनिश्चित एवं कठिन होता है और बैंक ऋणों का नवीनीकरण करना और उसे बढ़ाना जो है वो अनिश्चित व कठिन कार्य माना जाता है, क्योंकि वो ज़्यादातर बैंक अल्प व मध्य अवधि के ऋण ही देते हैं। इससे धन प्राप्त करना कुछ जटिल हो जाता है, क्योंकि बैंक कंपनी के कार्यकलापों एवं वित्तीय ढांचे आदि के विस्तार से जांच पड़ताल करते हैं तथा परिसंपत्तियों की जमानत एवं व्यक्तिगत जमानत की भी मांग करते हैं। देखिए, जो बैंक होते हैं वो व्यवसाय के कार्यकलापों की जांच करते हैं, साथ ही परिसंपत्तियों को जमानत पर रखते हैं और व्यक्तिगत जमानत भी वो मांगते हैं। इससे व्यवसाय के कार्यकलापों पर प्रभाव पड़ता है और वित्तीय ढांचे की वो विस्तार से जांच करते हैं। इससे क्या होता है कि जो काम होता है वह कठिन हो जाता है। व्यवसाय के लिए इन संस्थानों से धन प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि उसे अपने क्रियाकलापों की, अपने वित्तीय ढांचे की सारी जानकारी बैंकों को प्रदान करनी होती है। उसे अपनी संपत्ति बैंकों के पास गिरवी रखनी होती है, जमानत देनी होती है। इस कारण वह धन प्राप्त करना इन बैंकों से, बैंकीय संस्थानों से कठिन मानता है। बैंक ऋण कठिन शर्तों के साथ प्राप्त होते हैं। देखिए, बैंक ऋण बहुत कठिन शर्तों के साथ प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही एक शर्त यह होती है कि जो जमानत पर जो संपत्ति रखी गई है उसे वह व्यवसायी बेच भी नहीं सकता। बंधक रखे गए माल की बिक्री पर रोक लगाना, वो बंधक रखे गए माल संपत्ति पर रोक लगा देते हैं। इससे व्यवसाय के सामान्य संचालन में कठिनाई आती है। इससे कई बार व्यवसाय के सामान्य संचालन में भी कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती है। आइए देखते हैं वाणिज्यिक संस्थान या वित्तीय संस्थान। देखिए, केंद्र सरकारों और राज्य सरकारों द्वारा अपने अलग अलग कई ऐसे संस्थान स्थापित किए गए हैं जो औद्योगिक विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, व्यवसायियों को ऋण उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं। वे वित्तीय संस्थान इसके अंतर्गत हम देखेंगे। आइए देखते हैं। वित्तीय संस्थान केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। केंद्र सरकार भी स्थापित करती है और राज्य सरकार भी अपने अपने राज्यों में स्थापित करती हैं। ये स्वामीगत पूंजी व ऋणगत पूंजी दोनों लंबी अवधि एवं मध्य अवधि के लिए उपलब्ध कराते हैं। विशेष बात क्या है, ये स्वामीगत पूंजी और ऋणगत पूंजी दोनों ही प्रकार की पूंजी लंबी अवधि व मध्य अवधि के लिए संस्थान को उपलब्ध कराते हैं। इन संस्थानों का उद्देश्य देश में औद्योगिक विकास का संवर्धन करना है। इन संस्थानों का प्रमुख उद्देश्य जो माना गया है वो देश में उद्योग धंधों का विकास करना है। उद्योग धंधों को विकास करने के लिए ये परामर्शकारी सलाहें भी देते हैं, साथ ही साथ उनको आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराते हैं। अतः इन्हें विकास बैंक
भी कहा जाता है। इन्हें विकास बैंक भी हम क्या है कहते हैं। बच्चों आइए देखते हैं आगे। वित्तीय सहायता के अतिरिक्त ये संसाधन बाजार का सर्वेक्षण, उद्यम संचालकों को तकनीकी एवं प्रबंधकीय सेवाएं भी प्रदान करते हैं। देखिए, एक संस्थान को चलाने के लिए बाजार का सर्वेक्षण का कार्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बाजार की जानकारी होना व्यवसाय को चलाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य है। तो ये वित्तीय संस्थान एक व्यवसाय के लिए बाजार का सर्वेक्षण करने का कार्य भी करते हैं। साथ ही साथ उद्यम संचालकों को तकनीकी एवं प्रबंधकीय सेवाएं भी प्रदान करते हैं। उन्हें कार्य संचालन में सलाह भी देने का कार्य ये करते हैं। इससे इनकी भूमिका उद्योगों के विकास में बहुत अधिक बढ़ जाती है। आइए आगे देखते हैं। भारत में स्थापित प्रमुख वित्तीय संस्थान। भारत में कौन कौन से वित्तीय संस्थान हैं? सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, IFCI। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इसकी स्थापना औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 के अंतर्गत जुलाई 1948 में एक संवैधानिक निगम के रूप में हुई थी। इसका कार्य, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, संतुलित क्षेत्रीय विकास में सहायता करना। पूरे देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ाने का कार्य इसके अंतर्गत आता है। पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में उद्योग धंधों के विकास में योगदान इस संस्थान के द्वारा दिया जाता है। अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में नए उद्यमियों के प्रवेश को प्रोत्साहन देना, और जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हैं उनमें उद्यमियों को प्रवेश के लिए, नए उद्यमियों को उन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में प्रवेश के लिए प्रोत्साहित करना, उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य भी इस संस्थान के द्वारा किया जाता है। अगला है राज्य वित्त निगम, SFC। देखिए, इसकी स्थापना राज्य वित्त निगम अधिनियम प्राधिनियम 1951 के द्वारा राज्य सरकारों द्वारा अपने अपने राज्यों में की गई थी। इसका कार्य उन औद्योगिक इकाइयों को मध्य व अल्प अवधि के लिए वित्त उपलब्ध कराना है जिनको भारतीय औद्योगिक विकास निगम के क्षेत्र से जो बाहर थे, जो प्राथमिकता वाले क्षेत्र थे, जिनको भारतीय औद्योगिक विकास निगम वित्त उपलब्ध करवाता था, उसके अतिरिक्त अन्य जो क्षेत्र रह गए थे, उन औद्योगिक इकाइयों को मध्य व अल्प अवधि के लिए वित्त उपलब्ध कराने का कार्य राज्य वित्त निगम द्वारा 1951 से किया जा रहा है। राज्य में स्थित सार्वजनिक कंपनियों, निजी कंपनियां, साझेदारी फर्में एवं एकल स्वामित्व इकाइयों को वित्त उपलब्ध कराना। और इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है? राज्य के अंदर स्थित सार्वजनिक कंपनी, निजी कंपनियां, एकल स्वामित्व वाली कंपनी, साझेदारी फर्में, इन संस्थानों को वित्त उपलब्ध कराने का कार्य इसके अंतर्गत आता है। अगला देखते हैं, भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम, ICICI। स्थापना 1955 में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक कंपनी के रूप में हुई थी। 1955 में इसकी स्थापना एक कंपनी के रूप में की गई और इसके जो उद्देश्य थे, ICICI केवल निजी क्षेत्र में औद्योगिक उद्यमों के निर्माण, विस्तार व आधुनिकीकरण में सहायता करती है। महत्वपूर्ण बात, निजी क्षेत्र में, निजी क्षेत्र के उद्योगों के विकास के लिए, विस्तार के लिए, उनके निर्माण के लिए और उनके मॉडिफिकेशन के लिए, आधुनिकीकरण के लिए यह सहायता प्रदान करती है, वित्त उपलब्ध कराने का कार्य करती है। देश के अंदर विदेशी पूंजी के भाग लेने को भी प्रोत्साहित करती है। यह विदेशी पूंजी को देश में आमंत्रित करने का कार्य भी करती है। देश में विदेशी पूंजी के भाग लेने को भी बढ़ावा देने का कार्य ICICI के द्वारा किया जाता है। ICICI भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम। आगे देखते हैं, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। इसकी स्थापना औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के द्वारा सन 1964 में की गई थी और इसके प्रमुख काम
अन्य वित्तीय संस्थानों की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना, जिनमें वाणिज्यिक बैंक भी सम्मिलित हैं। अन्य वित्तीय संस्थान जो हैं, जो अन्य निगम बने हुए हैं, उनके साथ तालमेल बैठाए रखना, साथ ही साथ वाणिज्यिक जो बैंक हैं, जो बैंक साख प्रदान करने का कार्य करते हैं, उनके साथ समन्वय स्थापित करके उद्योग धंधों का विकास करने के लिए वित्त प्रदान करने की इसका प्रमुख कार्य था। अन्य वित्तीय संस्थानों को सहायता देना, एक प्रमुख इसका जो कार्य है वह अन्य वित्तीय संस्थानों को सहायता प्रदान करना भी है। औद्योगिक इकाइयों को सीधे सहायता प्रदान करना, उद्योग धंधों को यह अन्य वित्तीय संस्थानों को तो सहायता देती ही है, साथ ही औद्योगिक इकाइयों को भी सहायता प्रदान करना भी इसका प्रमुख कार्य है। यह सीधे रूप से उन औद्योगिक इकाइयों को सहायता देती है जो इससे वित्त प्राप्त करना चाहते हैं। वित्तीय तकनीकी सेवाओं का प्रवर्तन एवं समन्वय स्थापित करना, यह तकनीकी सेवाओं का प्रवर्तन करने और समन्वय स्थापित करने का कार्य भी करता है। अगला है राज्य औद्योगिक विकास निगम SIDC। राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए SIDC की स्थापना की है, राज्य औद्योगिक विकास निगमों की स्थापना की है। इसका प्रमुख कार्य राज्यों में उद्योग धंधों के विकास को बढ़ावा देना है। यह नए उद्यमियों को अधिक से अधिक प्रेरित करके और राज्यों में उद्योग स्थापित करने के कार्य को बढ़ावा देने का कार्य करता है। साथ ही साथ राज्य में विभिन्न हिस्सों में उद्योग धंधे स्थापित हो, इसको भी देखने का काम SIDC करता है। अगला भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अधिनियम 1963 के अंतर्गत 1964 में की गई थी। अधिनियम 1963 और स्थापना 1964 में की गई थी। जनता की बचत को गति प्रदान करना एवं उनको उत्पादक उपक्रमों में दिशा प्रदान करना इसका महत्वपूर्ण कार्य है। जो जनता की बचत होती है उस बचत को गति प्रदान करना, मतलब अधिक से अधिक लोग बचत करें, और वो कब करेंगे, जब उन्हें उसके प्रतिफल में ब्याज अच्छा मिलता रहेगा। इस हेतु गति प्रदान करने हेतु और उन उत्पादक उपक्रमों में दिशा प्रदान करने हेतु यह वित्त की व्यवस्था करता है। औद्योगिक इकाइयों को सीधे सहायता देना, इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है। उद्योग धंधों को जो है, औद्योगिक इकाइयों को सीधे ही वित्त की व्यवस्था उपलब्ध कराना, सीधे उनको वित्त उपलब्ध कराना इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है। शेयर एंड डिबेंचरों में निवेश करता है। UTI शेयरों और डिबेंचर्स में, ऋण पत्रों में निवेश करने का कार्य भी करता है, अंशों में निवेश करता है। अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ भागीदारी करता है और अन्य जो वित्तीय संस्थान हैं उनके साथ भी यह भागीदारी करता है, उनका साथ भी देता है। अगला है भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड। स्थापना जर्जर इकाइयों के पुनर्वास के लिए प्राथमिक एजेंसी के रूप में हुई थी। देखिए, इसकी स्थापना की गई जर्जर इकाइयों के पुनर्वास के लिए। जो रुग्ण इकाइयाँ थी, बीमार इकाइयाँ थी, जो बंद होने की स्थिति में आ गई थी, ऐसी इकाइयों को वापस से स्थापित करने के लिए प्राथमिक एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक भी कहते थे और इससे पहले भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक भी कहा जाता था। यह उन्हें जर्जर इकाइयों को वित्त प्रदान करने का कार्य करती थी। 1985 में इसका नाम भारतीय औद्योगिक पुनर्गठन बैंक कर दिया गया। 85 में इसका नाम बदला गया और भारतीय औद्योगिक पुनर्गठन बैंक इसका नाम कर दिया गया। पुनः 1997 में इसका नाम भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक कर दिया गया। 1997 में एक बार फिर इसका नाम बदलकर भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक कर दिया गया। यह बैंक बीमार इकाइयों को, जो बीमार इकाइयां हैं, जो जर्जर अवस्था में इकाइयां हैं,
को उनकी शेयर पूंजी के पुनर्गठन, प्रबंध प्रणाली में सुधार एवं आसान शर्तों पर वित्त की व्यवस्था में सहायता प्रदान करता है। ऐसे ही जर्जर इकाइयों को यह वित्त की सहायता उपलब्ध कराता है जो बंद होने की स्थिति में आ गई थी। उनके पुनर्गठन के लिए, उनकी दोबारा से संचालन में आने योग्य बनाने के लिए यह बैंक, यह जो निवेश बैंक है, यह कार्य करता है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC अधिनियम 1956 के अंतर्गत 1956 में 245 बीमा कंपनियों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात इसकी स्थापना की गई थी। 245 बीमा कंपनियां जो थी उस समय देश भर में, उनका राष्ट्रीयकरण करके भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई। यह बीमा प्रीमियम के रूप में एकत्र जनता की बचत को गतिमान बनाती है। जनता LIC के रूप में अपनी बचत को जमा कराती है, बीमा पॉलिसियां खरीदती है, उसके बदले में प्रीमियम के रूप में धनराशि LIC के पास देती है। इस जनता की बचत को यह गतिमान करने का कार्य करती है। यह उस धन को औद्योगिक इकाइयों के विकास में लगाती है, उनको ऋण पर देती है और उनसे ब्याज प्राप्त करती है। इसका दूसरा कार्य है सीधे ऋण, शेयर एवं डिबेंचरों के अभिगोपन एवं उनके क्रय के द्वारा सार्वजनिक एवं निजी दोनों प्रकार की औद्योगिक इकाइयों को वित्त उपलब्ध कराती है। यह संस्थान सीधे ऋण के माध्यम से, शेयर व डिबेंचरों के अभिगोपन के माध्यम से उनको क्रय करके सार्वजनिक व निजी जो फर्में हैं, निजी व सार्वजनिक दोनों प्रकार की फर्मों को क्या करती है, वित्त उपलब्ध कराने का कार्य करती है। उन ऐसे उद्योगों को वित्त उपलब्ध कराने का कार्य करती है। सीधे ऋण देती है या फिर उनके शेयर्स, उनके अंश व डिबेंचर्स जो होते हैं उनके अभिगोपन का कार्य करती है, या उन कंपनियों के अंशों को और डिबेंचर्स को, ऋण पत्रों को खरीदने का कार्य करती है। इस प्रकार यह उद्योगों के विकास में ऋण देकर, पैसा लगाकर उनके विकास का कार्य करती है। इन जो वित्तीय संस्थान हैं, इनके कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं, इनके कुछ लाभ हैं। पहला लाभ है वित्तीय संस्थान दीर्घ अवधि वित्त उपलब्ध कराते हैं। देखिए, व्यवसाय के विस्तार, पुनर्गठन, विकास के लिए ये लंबी अवधि के ऋण उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। विस्तार, पुनर्गठन एवं आधुनिकीकरण के लिए बड़ी धनराशि की लंबी अवधि के लिए आवश्यकता होने पर यह स्रोत उपयुक्त रहता है। बड़ी धनराशि की लंबी अवधि के लिए, लंबे समय के लिए बड़ी धनराशि जो संस्थानों को चाहिए होती है, किस लिए? विस्तार के लिए, पुनर्गठन के लिए और आधुनिकीकरण के लिए, नई तकनीकी की मशीनों की आपूर्ति के लिए उन्हें बड़ी धनराशि की आवश्यकता होती है लंबे समय के लिए। तो ये जो वित्त है, यह वित्तीय संस्थानों के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। ये संस्थान फर्मों को वित्तीय प्रबंध संबंधी एवं तकनीकी सलाह भी देते हैं। देखिए, वित्त के साथ वित्तीय तो कार्य करते ही हैं, साथ में उनके संचालन के लिए प्रबंध संबंधी कार्य भी करते हैं, उन्हें प्रबंध संबंधी सलाह भी प्रदान करते हैं। वित्तीय सलाह, वित्तीय सलाह, प्रबंध संबंधी सलाह, साथ ही साथ तकनीक से संबंधित सलाह भी प्रदान की जाती है। उन्हें टेक्निकल जो कोई उनका इश्यू होता है उसे भी दूर करने के लिए ये वित्तीय संस्थान कार्य करते हैं। वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने से कंपनी की पूंजी बाजार में साख बढ़ती है। पूंजी बाजार में वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने पर व्यवसाय की क्रेडिट बढ़ती है, उसकी साख बढ़ती है, जिससे कंपनी अन्य स्रोतों से भी सरलता से कोष जुटा सकती है। आसानी से उसे अन्य जो स्रोत होते हैं वहाँ से कोष मिल जाते हैं। इन वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने का मतलब है कि उस व्यवसाय की जो छवि है वो मार्केट में अच्छी है, क्योंकि ये वित्तीय संस्थान
एक व्यवसाय के बारे में भली भांति जानकारी प्राप्त करके और बहुत सोच विचार करने के बाद ही उस उद्योग के विकास के लिए, उस औद्योगिक संस्था के विकास के लिए पैसा लगाते हैं, उसका सहयोग करते हैं। ऋण का भुगतान सरल किस्तों में किया जा सकता है। देखिए, आसान किस्तों में ऋण का भुगतान किया जाता है। इसके कारण व्यवसाय पर किसी भी प्रकार का कोई भार नहीं पड़ता, व्यवसाय पर कोई भी भार नहीं लगता है। मंदी के समय भी कोष उपलब्ध कराए जाते हैं, जबकि वित्त के दूसरे स्रोत उपलब्ध नहीं होते। ये वित्तीय संस्थान मंदी के समय भी औद्योगिक इकाइयों को ऋण उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं, जबकि जो वित्त के अन्य स्रोत हैं वो मंदी के दौरान उपलब्ध नहीं होते। यह भी इन वित्तीय संस्थानों के माध्यम से वित्त लेने की बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि ये मंदी के समय कोष उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। जब कहीं से भी वित्त की व्यवस्था नहीं हो रही होती है तो भी ये वित्त आसानी से उपलब्ध कराते हैं। आइए देखते हैं इसकी कुछ सीमाएं हैं। देखिए, सबसे बड़ी सीमा क्या है कि जो ये वित्तीय संस्थान हैं ये अच्छी तरह उद्योगों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इससे प्रक्रिया लंबी भी हो जाती है और इनसे ऋण लेना, इनसे वित्त प्राप्त करने की प्रक्रिया जो लंबी होने के साथ साथ खर्चीली भी बहुत होती है। साथ ही अन्य कुछ कमियां भी हैं, जैसे ये संस्थान कुछ प्रतिबंध भी लगाते हैं। कार्य संचालन में इनकी दखल भी होती है, तो इससे व्यवसाय प्रभावित होता है। आइए देखते हैं इसकी सीमाएं। वित्तीय संस्थानों से ऋण देने के लिए कड़े मानदंड होते हैं। अनेक औपचारिकताओं के कारण प्रक्रिया बहुत लंबी तथा खर्चीली होती है। देखिए, ये वित्तीय संस्थान जब ऋण देते हैं तो कई औपचारिकताओं का पूरा कराते हैं। जो अनेक औपचारिकताएं होती है उसे व्यवसायी को पूरा करना पड़ता है। साथ ही साथ इन वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने के जो मानदंड हैं वो भी बहुत कड़े होते हैं, वो भी बहुत कठोर होते हैं, कठिन होते हैं। इससे जो प्रक्रिया है वो बहुत लंबी भी हो जाती है, साथ ही साथ वह प्रक्रिया खर्चीली भी मानी जाती है। वित्तीय संस्थानों के द्वारा ऋण लेने वाली कंपनी पर कुछ प्रतिबंध लगाती है। ये वित्तीय संस्थान ऋण लेने वाली व्यावसायिक इकाई पर, उद्योगों पर कुछ प्रतिबंध लगाती है, जैसे लाभांश के भुगतान पर रोक। वह लाभांश के भुगतान पर रोक लगा देती है, जिससे अंशधारियों का हित प्रभावित होता है और ऐसी स्थिति में व्यवसायी के लिए व्यवसाय चलाना, संगठन के लिए व्यवसाय चलाना बड़ा कठिन हो जाता है। वित्तीय संस्थान अपनी ऋण लेने वाली कंपनी के निदेशक मंडल में अपने प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं। देखिए, यह सबसे बड़ी इसकी सीमा है कि जो ये वित्तीय संस्थान होते हैं ये संगठन के अंदर जिस व्यवसायिक इकाई को इन्होंने वित्त दिया है उस संगठन के निदेशक मंडल में अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं। इससे उस संगठन में इनका हस्तक्षेप बढ़ता है और कंपनी के जो अधिकार होते हैं उन पर अंकुश लग जाता है। कंपनी के जो कार्यकलाप होते हैं उनमें इन वित्तीय संस्थानों का दखल बढ़ जाता है। इससे भी व्यावसायिक संचालन के अंदर कठिनाई उत्पन्न होती है। व्यावसायिक इकाइयां इस कारण से भी ऐसे वित्तीय संस्थानों से कम ऋण लेना पसंद करते हैं, क्योंकि इनकी दखल उनके कार्यों में बढ़ जाती है। बच्चों, आज हमने वाणिज्यिक बैंकों के बारे में देखा, साथ ही साथ हमने वित्तीय संस्थानों के बारे में भी अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।